सफलता का चेहरा कैसा होता है हम आपको दिखाते हैं। अभी हमारे साथ ये 4 लोग जो हैं, इनके चेहरे देखिए, इनके चेहरों पर खुशी को देखिए और महसूस कीजिए कि सक्सेस जो होती है उसकी अपनी छवि क्या होती है। और ये चारों वैसे लोग हैं जो कि केवल 24 घंटे पहले जो नतीजे आए हैं उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशन आईएएस का एग्ज़ाम पास किया है। वैसे टेक्निकली यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, लेकिन अमूमन यही कहते हैं आईएएस पास कर गया हमारा लड़का। तो आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आतिफ अफान है। आतिफ, आप? प्रेरणा, आप? नाजिया और आप? सुरेश। और ये जानना ज़रूरी है कि ये लोग हैं कहाँ से, क्योंकि हम इस वक्त हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में। और देश में जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे इस बात को बहुत फ़ख्र से महसूस करेंगे कि इस जगह से आरसीए से 51 बच्चे पास हुए हैं। बच्चे क्या कहें, अब तो वो कलेक्टर और पुलिस कप्तान होंगे अपने जगहों के, लेकिन एस्पिरेंट के तौर पर ये सब के सब यहाँ पढ़े। और ये अपने आप में एक कीर्तिमान है जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के आरसीए ने इस बार अचीव किया है, 51 पीपल फ्रॉम वन प्लेस। तो आतिफ, सबसे पहले आपसे शुरुआत हम करेंगे। नहीं, आपको प्रेरणा, आपको जल्दी है, आपको कहीं जाना है। सो प्रेरणा, टेल अस अबाउट योर जर्नी। आप किस तरह से आपने सोचा कि बचपन में सब लोग कुछ न कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, आपने सोचा कि यूपीएससी देना है, क्यों? आई थिंक इट स्टार्टेड में, मतलब मेरे फादर ने मुझे बचपन में कोई बताया था कि एक डीएम की पावर क्या होती है, अगर वो कुछ अच्छा करना चाहे तो क्या कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो था। उसके बाद थोड़ी जर्नी डिफ़िकल्ट हो गई थी। आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी अर्ली एज। तो उसके बाद मैं और मेरी मम्मी थे। मैंने फिर मेरा एक इंक्लिनेशन हमेशा ये रहा था सोशल सेक्टर में, तो मैंने सोशोलॉजी पढ़ा, सोशल वर्क पढ़ा, जॉब भी किया। फिर वो जॉब छोड़ी, फिर कहीं पे था कि ये एक एग्ज़ाम है जहाँ मुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए। तो वो जॉब छोड़ने के बाद मैंने यहाँ 2020 में स्टार्ट कर दिया था अपना प्रिपरेशन, और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। तो यहाँ तो आरसीए में एडमिशन के लिए भी परीक्षा होती है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है। उसको जब आप पास करते हैं तभी आप यहाँ आते हैं। तो यहाँ आरसीए का जो वातावरण था, कैसे आपने चुना कि ये जगह मेरे लिए मुफीद होगी, यही बेहतर होगा हमारे लिए, यहाँ आए? और यहाँ आकर की क्या खासियत मिली आपको? देखिए, इससे पहले मैं घर पे रह के पढ़ाई कर रही थी, तो एक कमी मुझे महसूस हो रही थी। घर यानी कि आप रांची में रांची में पढ़ाई कर रही थी और मैं खुद से ही कर रही थी पढ़ाई। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो मुझे आरसीए के बारे में पता था। मैं यहाँ से पढ़ी भी हूँ, मैंने जामिया से मास्टर्स किया है, तो मुझे पता था आरसीए के बारे में। एंड आई वुड से कि आरसीए की बेस्ट चीज़ है इसका इन्वायरमेंट, यहाँ के जो लोग हैं, जो पीयर ग्रुप आपको मिलता है यहाँ पे, आपको वैसे लोग मिल रहे हैं जो आपकी माइंडसेट के हैं, जो वही एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हैं जो आप चाहते हो। वो हेल्प करते हैं आपको, I'm so sorry। तो वो आपको हेल्प करते हैं, आप उनसे डिस्कशन करते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं यहाँ पिछले साल आई थी मीन्स के टाइम पे, और मुझे लगता है मेरे आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट में काफ़ी हेल्प हुई है। यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे लाइब्रेरी हो गई 24/7 खुली है, तो आपको जब पढ़ने का मन है आप जल्दी पढ़ सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ आके बस पढ़ाई वो आपको करनी है, वो आपके ऊपर है। आपको पूरा माहौल मिल जाता है कि आपको जो इस एग्ज़ाम में सक्सीड होने के लिए चाहिए वो यहाँ पे आपको। और जब सक्सेस जब आ गया, आपको लग रहा था कि इस बार हो जाना है, इस बार तो तय है कि मैं लिस्ट में अपना नाम पाऊँ? देखिए, आप उम्मीद तो करते हैं, जब आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली एक उम्मीद थी। डर भी लगता है क्योंकि एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। मार्क्स हमें पता नहीं है, अभी भी नहीं पता है कि मार्क्स कितने आए हैं। बट हाँ, वन हैज़ टू ऑलवेज बी होपफुल, एंड आई वाज होपफुल कि आई फाइंड माय वे टू। देखिए, एक रिस्क होता है भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी में। अपने आप को इन्वेस्ट करें, और ये सालों का सिलसिला होता है, कोई एक साल का तो होता नहीं है। आप पास कर गए तो बहुत अच्छा होता है। साउंड ऑफ सक्सेस इज़ वेरी स्वीट, बट एट द सेम टाइम आदमी क्या कोई विकल्प भी सोच कर तैयारी करता है? ये जानना हमारे उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो तैयारी कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली कि आप ये एग्ज़ाम क्यों देना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये एक इकलौता आपके लिए करियर ऑप्शन है।
आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। तो अगर आप सिविल सर्विसेज चूज़ कर रहे हैं, आपके पास एक वो वजह होनी चाहिए कि क्यों करना है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। उसके साथ साथ क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं है तो ठीक है, आप कुछ और कर सकते हैं। जैसे मुझे पता था कि मुझे पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्ट है, तो अगर मैं एज अ सिविल सर्वेंट इफ़ आई कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, आई मे कॉन्ट्रीब्यूट एज एन कंसल्टेंट पब्लिक पॉलिसी के लिए, तो थोड़ा सा वो होना चाहिए। बट आई वुड स्टिल से कि आपका प्लान बी आपका प्लान ए नहीं होना चाहिए। लेट इट बी प्लान बी, हैव समथिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड, बट इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, यू हैव टू गिव योर 100%। फिर आपका रैंक क्या रहा और क्या सर्विस आप उम्मीद कर रही हैं मिलेगी आपको? सर मेरा रैंक 271 है। एज ऑफ नाउ मुझे यही बोला जा रहा है कि या तो मुझे IPS मिलेगा या IRS, तो ये क्लैरिटी नहीं है अभी थोड़ी, पर वो जब आएगा सर्विस एलोकेशन डिपेंड करता है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? मम्मी तो काफ़ी खुश हुई है। आई वुड से कि ये मेरी अकेले की जर्नी नहीं थी, उनका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, माई मदर हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। एंड बस यही कह सकती हूँ कि मैं अगर आज जो भी हूँ या आगे कुछ भी अच्छा करूँगी तो मेरी माँ के बदौलत होगा। आप भी देंगी आगे एग्जामिनेशन? सर अभी तो कल ही रिजल्ट आया है, तो सोचा नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऊपर के जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों IPS हैं, मेरे ख्याल से पहले से ही पास कर चुके हैं। हाँ? तो ये आप लोगों का ये समझ में नहीं आता है। सो डू यू थिंक दैट यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू इट अगेन? सर देखिए, जब आप सिविल, आपने अभी बोला कि UPSC से पहले हम कहते हैं IAS का एग्ज़ाम है ये, और IAS बहुत लिमिटेड सीट्स होती है। तो जैसा मेरा रैंक है, मुझे पता है कि मुझे IAS तो नहीं मिलेगा, और शायद मन में कहीं ना कहीं है कि यार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अगर मिल सकता है, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करूँ, तो डेफिनेटली अभी थोड़ा 1-2 दिन मैं सोचूंगी कि क्या करना है, फिर सही। चलिए हम आपसे फिर पूछेंगे। थैंक यू सो मच प्रेरणा, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये छोटी बात नहीं है, आपको जाना है जल्दी पहुँचे आप प्लीज़ जाइए, प्रोसीड करिए। और ये देखिए, ये प्रेरणा घर जा रही हैं और घर जाने की खुशी इनके चेहरे पे देखी जा सकती है, क्योंकि घर जब ये इस बार जाएंगी तो कितनी उम्मीद और अरमान जो पेरेंट्स पाले, परिवार ने पाला, उन सब को पूरा करती हुई नज़र आएंगी। हमारे साथ आतिफ है, और इस एग्ज़ामिनेशन को जब आप पास करते हैं तो आप ही केवल पास नहीं करते हैं, आपका समाज, आपका कुटुंब सब पास करता है। गलत कह रहा हूँ जैसे? जी डेफिनेटली। भले PDF में एक इंसान का नाम होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोग लगे रहते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सब चाहते हैं कि आप आ जाएं, और सबका सपोर्ट रहता है। तो इसीलिए सपोर्ट, और भले PDF में नाम एक जन का हो, लेकिन सपोर्ट और मेहनत सबकी रहती है। आई नो। देखिए, ये जामिया में हम खड़े हैं, यहाँ इतने वातावरण में लोग आसपास सब जो लोग पास किए हैं, मुखर्जी नगर में, JNU में, कौन बेड़सराय कहते हैं ना, वहाँ, उसके अलावा राजेंद्र नगर, बहुत से छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स लगे हुए हैं इसमें, इन प्रयासों में उसका नाम आता है, उनमें से आपका एक नाम आया है। तो ये जो क्लीशे सवाल होता है TV वालों का, वो मैं आपसे पूछूंगा, आपको कैसा लगा अचानक ये खबर जब आपके ऊपर डाउन हुआ? देखिए, पता तो था कि रिज़ल्ट आने वाले हैं, दोस्त साथ में बैठे हुए थे, लेकिन डर हमेशा लगे रहता है कि होगा नहीं होगा। ये कभी सुबह से बताइए, क्योंकि सुबह जब हुई होगी, आँख खुली हुई होगी, तो आपको लग रहा होगा आज तो नतीजे आने हैं भाई, क्या करें? जी, ये तो पता था कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो बहुत एंग्जाइटी तो बिल्कुल थी। मैं बार बार ऑनलाइन आकर के चेक कर रहा था, तो फिर मैं, एक फ्रेंड ने कहा कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, एक काम करता हूँ, मैं देख लूँगा और मैं तुम्हें बता दूँगा। तो मैं उसे उस वक्त फ़ोन रख दिया, उसके बाद फिर उसने बताया, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। एंग्जाइटी तो शुरू में था, और उसके बाद कभी कभी यकीन ही नहीं होता। जैसे कल रात में मैं सोने जा रहा था, तो मैं फिर से वेबसाइट खोल कर डाउनलोड करके PDF के क्रॉस चेक किया कि सच में हुआ है क्या। क्या बात कर रहे हैं, कई घंटे बीत चुके थे। डेफिनेटली मैंने कल PDF को 7 से 8 बार डाउनलोड करके चेक किया कि सच में हुआ है क्या, नहीं, भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, ये पता था कि हो गया है, लेकिन जब सैचुरेट हो रहा है, जब पूरा प्रोसेस सैचुरेट होने के बाद, क्योंकि काफ़ी लंबा जर्नी होता है, तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने 4, 5, 6 बार में क्रॉस चेक किया, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। जर्नी की बात की आपने, इस यात्रा के बारे में हम लोगों को बताइए, क्योंकि ये जो आप बताएंगे बहुत लोगों तक ये संदेश जाएगा। क्या जर्नी रही, कैसे सोचा कि इस एग्ज़ाम को देना है, और कितने साल अपने आप को आपने दिए? UPSC के बारे में आना ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था। जैसे मेरे मदर फादर जो गवर्नमेंट सेक्टर में थे, टीचर थे, तो गवर्नमेंट मशीनरी से उनका इंट्रैक्शन होते रहता था, तो पापा उनको बचपन से ही बताते रहते थे ये IAS है, SDM है, DM है,
इनका इस एग्ज़ाम के थ्रू आता है, पता था बैक इन द माइंड। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन में आया, फाइनल ईयर्स में था, 3rd ईयर 4th ईयर में, तो मैं फिर मुझे डिसाइड करना था कि क्या करना है आगे कैरियर प्रोग्रेशन में। तो उस वक्त फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, CSE एक अच्छा करियर ऑप्शन है जिसमें आप समाज को कुछ दे भी सकते हो और एज अ प्रोफेशनल करियर भी आप चूज़ कर सकते हो। तो इसलिए उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और शुरू में सेटबैक्स मिले, तो लेकिन उसके बाद ये कितना अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। और 5 बार में कहाँ पहुँचे आप? नहीं, 5 बार में मुझे प्रीलिम्स में मैं 1-2 बार लगा है? नहीं, सब बार मैं प्रीलिम्स में फेल हुआ था। अच्छा। ये मेरा पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था, पहला सिलेक्शन। रैंक आपका क्या आया? 819 रैंक है। और सोचिए आपके 5 दफ़े जब प्रीलिम्स नहीं हो रहा होगा तो विश्वास लोगों का बहुत हिल जाता होगा आप में। कभी कभी ऐसे मौके भी आए क्या? डेफिनेटली लोग तो क्वेश्चंस करते हैं बहुत लोग, लेकिन जो आपके करीबी लोग होते हैं, जो आपको मेहनत करते हुए देखे हैं, तो वो जानते हैं कि मेहनत आपने किया है और उनका भरोसा रहता है। और अपने ऊपर भी कैंडिडेट्स को भरोसा होता है क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं। तो उस वक्त पे ख़ास करके आपको उस लोगों के साथ सराउंड करके रहना है जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करें, क्योंकि वो बहुत डाउन फेज होता है लाइफ का। तो अगर वो लोग रहेंगे और वो आपको मोटिवेट करेंगे, फिर बाद में आप आकर के अपने खुद को एनालाइज़ कीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। लेकिन उस वक्त आपको पॉजिटिव मोटिवेशन और अच्छे फ्रेंड सर्कल, अच्छे फैमिली मेम्बर्स रहेंगे जो समझते हैं, काफ़ी हेल्प होता है। आपका ऑप्शन क्या रहा था? ये शायद पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल। अब ये एक मैंने एक ट्वीट देखा और इसके पहले कि मैं इनके पास जाऊँ, इस सवाल का जवाब ये वगैरह आपको नहीं छोड़ सकता और आप रहेंगे हमारे साथ। हाँ, वो ये कि मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें एक बंदे ने कहा कि आई रोट मेल्स फॉर 12 टाइम्स टू बी रिव्यूज फॉर 5 टाइम्स एंड आई एम गेट अ फेलियर। अब आप बताइए कि वो उस इस सिचुएशन को कैसे वो एनालाइज करे। ये तो एकदम चरम हो गया। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें अटेम्प्ट में होंगे, फेलियर्स हाथ लग रही होगी और किस तरह से वो इन सिचुएशन से डील करें, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। 6 बार आपने एग्जाम दिया, 5 बार सफलता नहीं मिली प्रीलिम्स के लेवल पे और एकदम फाइनल लिस्ट में आप आ गए। इसमें 2-3 बातें, जैसे कि पहली बात कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और यूपीएससी का नेचर ही ऐसा है कि काफ़ी ब्रूटल है। आप लास्ट स्टेज पे भी जा कर के फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है, आपका स्लेट पूरा क्लीन होता है। तो ये प्रोसेस ही ऐसा है, नेचर प्रोसेस ऐसा है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये होता है, ये आपको ब्रूटल है और आपको वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि उन्होंने कहा कि फेलियर, तो भले आप सोसाइटी के पैरामीटर्स में देखिएगा कि वो क्वालिफाई नहीं, क्योंकि सोसाइटी उस बेसिस पे जज कर रही है कि आपने एग्ज़ाम क्रैक किया कि नहीं। कल तक मुझे भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम जो होता है वो आपको जज करता है, वो आपका पूरा पर्सनालिटी, पूरा प्रिपरेशन के बेसिस पे जज करता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सही पैरामीटर है। जैसे आपने जिस बच्चे का बता रहे थे, डेफिनेटली वो सोसाइटी के पैरामीटर्स में शायद ना हो सक्सेस, लेकिन थ्रू आउट द जर्नी उसने काफ़ी कुछ लर्न किया। जैसे मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी मानते होंगे ये बात। इंटेंजिबल है, प्रोसेस ही सिखाता है। प्रोसेस ही सिखाता है आपको बहुत। And you're a changed man. जब आप तैयारी करते हैं तभी आपके अंदर इंटरनल चेंजेस, आप ज़्यादा हम्बल, ज़्यादा रैशनल इंसान हो जाते हैं। और ये बस कुछ चीज़ें हैं जो बता सकता हूँ, लेकिन सोसाइटी ये आपको उस इंटेंजिबल पैरामीटर्स को जज नहीं करेगी, बट स्टिल आप एज ए बेटर पर्सन डेफिनेटली निकलते हैं। वो चाहे सक्सेस और फेलियर पर ये आधारित नहीं है। डेफिनेटली वो आधारित है। आप मेरे साथ रहिए आतिफ, और आपको देख करके लगता नहीं है कि आप IAS का एग्जामिनेशन पास किए हैं। आप किसी को कह दें कि अभी तो मैं बस कॉलेज गई हूँ, तो वो बहुत आसानी से मान लेगा। मुझे लगता है बाकी लोग। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नाजिया है और मैंने पास किया है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। 4th अटेम्प्ट आपका था? क्या 4th अटेम्प्ट में नाजिया ने UPSC पास किया। रैंक आपका क्या आया? मेरी रैंक 670। और ये बताइए कि यहाँ जामिया में इस बार बहुत से लड़के लड़कियाँ बहुत तैयारी कर रहे थे और गजब का नतीजा। तो ये मोटिवेशन यहाँ क्या था इस ज़मीन में? हम लोग अभी तक DU और JU इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानते थे, मुखर्जी नगर जाना करते थे, लेकिन जामिया में तो कमाल था। सर जामिया में आपका एक फ्रेंड ग्रुप बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जो 3-4 बार फेल कर चुके होते हैं। तो आप दोनों लोगों से सीख सकते हैं कि उन्होंने अगर सिलेक्शन लिया है तो उन्होंने कैसे लिया है, उन्होंने कैसे इम्प्रूवमेंट की है, एंड जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं वो बहुत ही होता है तैयारी के दौरान आपको। अच्छा, अब देखिए आप मुस्लिम समाज से आते हैं और बहुत ही
कहा जाता है कि पढ़ाई को लेकर के एक बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते, चाहे उसकी वजह है अभाव हो, कुछ भी हो, पर आपने ये हिम्मत दिखाई। जाहिर है कि परिवार में भी लोग चाहते होंगे कि आप इतना दूर जाएं, या फिर ये आपकी जिद थी? ये मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट के थ्रू हो पाया है, बिकॉज मैं जहाँ से हूँ गिरिडीह झारखंड, वहाँ पे हायर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप नहीं होता है। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, एंड दे ऑलवेज हैड अ फेथ इन मी कि उनकी बेटी भी कुछ कर सकती है। तो सब्सिक्वेंट मतलब स्कूल के दौरान ही खूब टॉप ऑफ कर रही थी आप? आई वॉज लाइक अबव एवरेज स्टूडेंट। हाँ, तो ये मेरे पेरेंट्स का, स्पेशली मेरे फादर का फेथ था कि मैं कर सकती हूँ। तो फेलियर्स के बाद भी उन्होंने सपोर्ट किया अपनी गर्ल चाइल्ड को, क्योंकि समाज से और भी बहुत सारा प्रेशर आता है, बट मेरे फादर ने वो प्रेशर अपने तक रखा, मुझ तक पहुँच नहीं दिया, और मुझे लाइक कि तुम जाओ, टेक योर विंग्स, डू, आज तुम्हारा जो ड्रीम उसका जामिया कब आई आप, और उसके बाद से इस एग्जामिनेशन विशेष को ही देना है, इस दिमाग में कब तय किया आपने? ये तो काफ़ी समय पहले तय हो गया था। जैसे कि मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स थे मेरे फादर, उनकी स्टोरीज बताते थे कि तुम भी कुछ अच्छा कर सकती हो देश के लिए और तुम करो। तो वहाँ से डिसाइड हो गया था कि मुझे जाना है, और मैंने 1 साल ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट सेक्टर में वर्क किया था। अच्छा जी, तो वहाँ से कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं डालना चाहती। तो आप दिल्ली आकर के ही आपने प्राइवेट सेक्टर में काम किया या झारखंड में किया? मैंने गुड़गांव में किया। अच्छा, यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद? ग्रेजुएशन मेरी एम से तो उसने आपको कन्विंस किया कि नहीं नहीं अभी भी सरकारी नौकरी में ही जाना है और यूपीएससी करना है? सर, सरकारी नौकरी पर से was not like अपने समाज में बेहतर करना। अच्छा, ये जो बातें होती हैं, देखिए आज आप इस स्थिति में खड़ी हैं जहाँ आप खुद एक मोटिवेटिंग फैक्टर हैं समाज के लिए, अपने लोगों के लिए खास तौर पर, और इन जनरल पूरी सोसाइटी की। आप ये बताइए कि जब आप इस तरफ नहीं थे, जब आप फेंस के उस तरफ थे, आपको सचमुच में ऐसे लोग प्रभावित करते हैं? आपको लगता है कि वाह, उनको देखो, मैं उनकी तरह हो सकता हूँ क्या, हो सकती हूँ क्या? वो फैक्टर होता है, क्योंकि देखिए आप जब जहाँ से गुजरेंगी लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपको भी ये लगता था क्या? ऐसा होता है? सर, मैंने बहुत लोगों से मोटिवेशन लिया है, और हमेशा से मैं चाहती थी कि मैं भी लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, तो डेफिनेटली लोगों को देख के मोटिवेशन मिलती है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? वो काफ़ी खुश है। और बहन भाई? और मेरी एक सिस्टर है, वो भी काफ़ी खुश है। और आपने कहा उसको कि तुम्हें भी तैयारी करनी है? और उसमें अभी एविडेंस चल रहा है, वो डिसाइड करेगी। आपका क्या ऑप्शन है? मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे आतिश है या उसके पहले प्रेरणा थी, आप हैं, मैं अगर हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अमूमन मैं देखता हूँ मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी जो होता है, सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम के प्रति वो बहुत आकृष्ट होता है। उसकी कुछ खास वजह है क्या? और सर, क्योंकि मिडिल क्लास का एक रीज़न तो ये हो सकता है कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को फेस किया है एट वेरियस लेवल, तो उनमें एक जज्बा आता है टू बी द चेंज फैक्टर, चेंज एजेंट इन सोसाइटी। तो ये एक फैक्टर हो सकता है, वरना सिविल सर्विसेज ऐसा एग्जामिनेशन कि हार्ड वर्क से सभी क्वालिफाई करते हैं, इरिस्पेक्टिव कि वो किस क्लास से आते हैं। एलियट्स को कैसे डील करते हैं? नेगेटिव्स आपके भी आपने बताया, 4 अटेम्प्ट डील कैसे करते हैं? ये जो 3 साल बीते हुए हैं, सर, फेलियर एक हमारा काफ़ी बड़ा टीचर के तौर पर मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाता है। जब फेलियर आता है तो हमें उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। और जैसे कि मेरे दोस्तों ने कहा कि आप पेरेंट्स से बात करिए, जो आपके दोस्त हैं उससे बात करिए, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने क्या गलतियाँ की थी उसको आपने रिप्लाई करिए, आप और अपने आप को सपोर्ट करना कितना आसान होता है? फाइनेंशियल सपोर्ट भी तो बहुत इम्पोर्टेंट होता होगा ना इस पूरे प्रोसेस में? जी सर, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। फॉर्चुनेटली मुझे फैमिली की तरफ से उसका प्रेशर नहीं था, बट बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी फ्रेंड्स को मैंने देखा है, तो वो अल्टरनेट मीन्स थोड़ा कुछ ट्राई करते हैं, पार्शियल कुछ जॉब करके, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत सारे लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं इस केसेस पे, या फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं होती है, तो एक फैक्टर डेफिनेटली रहता है। मतलब मॉडरेटली पेरेंट्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। सर, अगर कहते हैं जहाँ चाह वहाँ जाओ,
तो पेरेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं, स्टूडेंट भी स्ट्रगल करते हैं और रास्ते बनाते हैं पढ़ने के लिए। अब देखिए, एक मित्र हमारे हैं, अपने जीवन के अनुभव से वो कहा करते हैं कि अभाव में भाव है। जो शब्द अभाव है उसी में भाव शब्द छुपा हुआ है। तो ये जो भावना है लड़ने की, कुछ करने की, फेलियर्स के बाद भी कुछ कर जाने की, मेरे ख्याल से ये मिडिल क्लास सोसाइटी में बड़ा इन्ग्रेन्ड होता है। क्यों? सर, हर कोई चाहता है कि जो आपदा है उसको अवसर में बदल दिया जाए। तो मोदी जी की बात मुझे याद आ गई। अच्छी बात है, चलिए। हाँ, तो जी, आप अगर अभाव कुछ फेस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स या फिर आगे लोग ऐसा भाव ना करें, लाइक ओवरऑल सोसाइटी को अभाव ना फेस करें। तो यह सब एक मोटिवेशन करता है कि मैं इस अभाव को औरों की ज़िंदगी से ख़त्म करूँ। बहुत अच्छी बात है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब अपने दूसरे साथी के पास आते हैं। मैंने सुना आपकी कहानी कि आप फ़ोन करना चाह रहे हैं घर और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं और घर में कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। हाँ, मैं चाहता था पहले, सबसे पहले मैं अपनी माँ को एक न्यूज़ बताऊँ कि सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मम्मी सो रही थी, फ़ोन नहीं उठा रही थी। 5 कॉल करने के बाद मुझे कॉल नहीं उठी, तो मैंने अपने दूसरी तरह की चिंता होने लगी होगी। थोड़ी सी तो फिर मैंने नेबर को कॉल किया, उन्होंने बोला कि मम्मी को बताइए कि सूरज कॉल कर रहे थे। अच्छा, तो आपका नाम क्या है सुरेश। और आपका रैंक क्या आया है? मेरा रैंक 658 है। और ये कितना अटेम्प्ट लगा आपको? ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। इसके पहले 5 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं था। और डोंट टेल मी, क्या बात कर रहे हैं? मेरी स्टोरी से ये तो गजब की स्टोरी है। मतलब इससे ज़्यादा सक्सेस स्वीट और किसी को लग क्यों? आप क्या कहेंगे? जी, प्रीलिम्स मेरा भी 2 बार फेल हुआ है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं। आई नो। अच्छा, ये समझना ज़रूरी है और ये जब बोलेंगे आप तो बहुत लोगों को ये बात पहुँचेगी। प्रीलिम्स क्या, ख़ास तौर पर अब मैं देख रहा हूँ आप लोग आर्ट स्ट्रीम से हैं ज़्यादातर, तो प्रीलिम्स क्या कुछ नेचर ऐसा है जिसमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है? नहीं, यूपीएससी का अगर आप पेपर देखें तो काफ़ी बैलेंस्ड होता है। ऐसा कोई बहुत एडवांटेज नहीं ले सकता। जैसे अगर मैं बताऊँ कि प्रीलिम्स का पेपर है, उसमें साइंस एंड टेक भी आ रहा है, एनवायरनमेंट भी आ रहा है, इकोनॉमी भी आ रहा है और पॉलिटी भी आ रहा है। तो हो सकता है किसी का बैकग्राउंड आर्ट्स में इकोनॉमिक्स अच्छा हो, लेकिन वो साइंस एंड टेक के सवाल सही से नहीं कर पा रहा। और लेट अस अज्यूम कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले को जीएस का पेपर प्रीलिम्स का सही जा रहा है, लेकिन सीसेट में तो मैथ्स है, फिर आप बोलेंगे कि वो इंजीनियर को बेनिफिट करे। तो आप दोनों पेपर का नेचर जब देखेंगे तो यू विल फाइंड देयर इज अ हार्मोनियस बैलेंस व्हिच यूपीएससी वो एक स्केलिंग कर दिया गया है कि कोई ओवर पावर नहीं कर सकता, बट हाँ एफर्ट सबको करना पड़ेगा। कोई ये नहीं बोल सकता जस्ट बिकॉज मैं आर्ट या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा जीएस हो जाएगा, और कोई ये भी नहीं बोल सकता मैं आईआईटी से हूँ तो मेरा सीसेट हो जाएगा। आतिफ ने बताया, अब आप हमें बता रहे हैं कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप जब देने लगते हैं, देते चले जाते हैं, फेलियर्स आती चली जाती हैं। ये एग्जामिनेशन तो ऐसा है, या तो आप एकदम ज़िले के मालिक बनेंगे या फिर जिस महकमे में जाएंगे उसके एकदम हेड होंगे, या फिर आप फेल करेंगे तो कुछ नहीं होंगे। आपको किसी चीज़ के लायक नहीं छोड़ता है वो। आपकी मानसिकता ऐसी नहीं है कि आप बैंक की तैयारी कर लें या एसएससी की तैयारी कर लें, एक तो उम्र भी बीत जाती है। तो ऐसे क्षणों में वो तमाम लोग जो देश भर में तैयारी कर रहे हैं, जिनको दुर्भाग्य से अभी तक सक्सेस नहीं मिला है, वो कैसे डील करते हैं? ये बात सच है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में या तो आप सक्सेसफुल होते हो या फिर आपके हाथ में कुछ नहीं लगता। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू तक भी गए हो तो भी आपके पास कुछ रिकॉग्निशन नहीं है कि हाँ, और आपको कुछ टेंजिबल आउटपुट उसका नहीं मिल रहा है। हाँ, पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या मार्केट में उसकी वैल्यू है? तो एक थोड़ा सा बिटर ट्रूथ है कि हाँ, बट हर चीज़ कॉस्ट और बेनिफिट के साथ आती है। तो आपको आपका यूपीएससी प्रिपरेशन कॉन्शियसली प्लान करना चाहिए। लेट अस सपोज कि मैं 3 अटेम्प्ट देना चाह रहा हूँ, तो तीनों अटेम्प्ट में मेरी तैयारी फुल प्रूफ होनी चाहिए कि हाँ ऐसे दूंगा कि हो जाए। या तो मैं सोच लूँ कि एक ही दूंगा, हो जाता है तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी की एग्ज़ाम के प्रोसेस में एंटर कब करना है और मुझे एग्जिट कब लेना है। अच्छा, बहुत अगर इमोशनली डिसीजन लिया गया तो हाँ वो बैकफायर कर सकता है। मतलब तुरंत ग्रेजुएशन के बाद घुस नहीं जाता। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इतना प्रिपेयर्ड हूँ तो शायद मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा। उसके बाद मैं इतना प्रिपेयर्ड हूँ कि हाँ मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन मेंस में अटक सकता हूँ। तो एटलीस्ट यू शुड नो कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, जिसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ मेरा इतने अटेम्प्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो दोनों आप दोनों हैं, आप दोनों ने हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है कि आप इस एग्जामिनेशन के चक्र में घुसे कब,
व्हाट शुड बी द पॉइंट, आप कितना प्रिपेयर्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप अगर तैयार नहीं हैं और आप खुद से ही बात करते हैं, आपको लगता है तो यू शुड नॉट एंटर, यू शुड नॉट बाय फेलियर्स। मैं अपने तजुर्बे से कहूँगा, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था 2018 में, मैं किसी यूट्यूबर के बैकग्राउंड में या फिर उसके मिसगाइडेंस में आ गया था और उनका कहना था कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हो 2-3 बार तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो सच नहीं, एनसीईआरटी के बाद भी आपको स्टैंडर्ड बुक्स काफ़ी पढ़नी है, काफ़ी रिवीजन करनी है, तब जाकर आपका प्रीलिम्स हो सकता है। लेकिन मुझे लगा कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा क्योंकि मेरा एनसीईआरटी हो गया, आई वेंट फॉर दैट अटेम्प्ट, जो मुझे लगता है कि मैंने गलत किया। तो मेरा कैंडिडेट को यही सजेशन रहेगा कि आपको गेज करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको बेयर मिनिमम जितना करना है वो तो करना ही करना है। वो होने के बाद ही आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, जब आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं स्कोर कर सकता हूँ, तब जाके आप अपना अटेम्प्ट बेस्ट ना कीजिए। आरसीए में हम लोग यहाँ खड़े हैं और जामिया मिलिया का जो एनवायरनमेंट है, और मैंने अभी किसी से कहा भी कि यूनिवर्सिटीज़ जो आती थी जहाँ आईएएस बनते हैं, फैक्ट्रीज़ की तरह हो जाती हैं, वो तो डीयू जेएनयू खास तौर पर जामिया ने इस बार कमाल का काम किया, 51 लोग एक साथ पास किए, तो इसकी वजह क्या देखती हैं आप? मैं जगह से ज़्यादा लोगों को क्रेडिट देता हूँ। तो पिछले कुछ सालों में जामिया में इतने अच्छे स्टूडेंट आने लगे हैं क्योंकि जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और दूसरा एंट्री पॉइंट है प्रीलिम्स। तो कुछ स्टूडेंट आते हैं एंट्रेंस के थ्रू, एंट्रेंस में आपका प्रीलिम्स मोड भी है और एसे राइटिंग भी, तो उसमें ऑलरेडी बस प्रीलिम्स रेडी कैंडिडेट नहीं आते, एक मेंस के माइंडसेट वाला कैंडिडेट भी आ जाता है। दैट इज़ फर्स्ट। सेकंड, जो प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है उसका बेयर मिनिमम प्रिपरेशन है कि वो मेंस भी लिखिए। तो जब आपको क्रीम स्टूडेंट मिलते हैं या फिर दोज हु आर रेडी टू पुट एफर्ट, वैसे लोग ही एग्जाम क्लियर कर पाते हैं जामिया में एंट्रेंस का या फिर प्रीलिम्स। वो उसका एक लेवल होता है। यस, तो क्योंकि वो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर के बच्चे आते हैं, फिर वो पीयर लर्निंग में और ग्रो करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और आरसीए में जो पीयर लर्निंग है, जो गाइडेंस है, उससे और ब्रशअप करके अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं और अच्छा कर लेते हैं। तो जैसे 25, फिर 29, फिर 51, तो जिस तरह का प्रोसेस बता रहे हैं इसमें तो इम्प्रूव करेगा क्योंकि एक थ्रेशोल्ड को पार करके यहाँ के स्टूडेंट्स लिए जा रहे हैं। इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है कि ये फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग दे रही है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि फाइनेंशियली स्टेबल होना कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे बच्चे जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं फ्री में रेसिडेंशियल। दिल्ली में आप बाहर रही है काफ़ी मिल रहा है, तो यहाँ ऑलमोस्ट एट पार बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एट पार यहाँ कोचिंग फैसिलिटीज़ देती है, फ्री में टेस्ट सीरीज दिला रहे हैं, अकोमोडेशन दिला रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं जो सेलेक्टेड बच्चे। जस्ट नॉट अबाउट द एनवायरनमेंट, बहुत और भी चीज़ें हैं जी। पूरा एक इंस्टीट्यूशंस आपके पीछे काम कर रहे हैं, हर एक लेवल पे काम कर रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। और जैसे मैंने फिर से इम्फेसिस किया कि ये जब बच्चे जो फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं होते हैं लेकिन वो तेज़ बच्चे हैं, वो कर रहे हैं मेहनत, आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे देता है कि वो आकर के यहाँ एक्सेस ले सकते हैं एजुकेशन। बताइए क्या बदल जाएगा? अब एग्जाम के पास किया, चलिए ठीक है, नौकरी हो गई अच्छी अच्छी, और क्या बदल जाएगा जीवन में? और जो अभी मैं देख पा रहा हूँ सोशल रिकग्निशन बहुत मिल रहा है, बच्चों से क्या रहा है, बहुत मान सम्मान मिल रहा है। बहुत से रिलेटिव्स के आए होंगे जिनसे बहुत दिन से बात नहीं हुई है, दोस्तों से, रिलेटिव से, कॉलेज के छूटे हुए दोस्तों से, प्रोफेसर से, टीचर से, सबसे कॉल आ रहा है वो न्यूज़ साउंड्स वेरी फास्ट है ना। बट उसके साथ जिम्मेदारी भी आ रही है। ये आई विश टू हाईलाइट दैट कि जिम्मेदारी भी आ रही है, और सर्विस में जाते हो तो वो जिम्मेदारी निभाते हुए प्रिंसिपल और एथिक्स को मेंटेन करते हुए सर्विस में। और घर वाले, उनका इनिशियल रिएक्शन क्या था? पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा का इंतकाल हो गया था 2018 में, वो ZP स्कूल टीचर थे। तो माँ है और भाई बहन, तो इन सबों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि देखिए ये बात तो यकीनन सब लोग महसूस कर सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ऐसे में हो गया, तो वो क्षण क्या था जब आपने बोला, और उधर से क्या प्रतिक्रिया आपको सुनाई पड़ी? ये जो हो सकता है और नहीं हो सकता है, वो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट को देखा है कि जिनका नहीं हुआ। मेरे अपने कुछ दोस्तों को नहीं हुआ जो डिजर्विंग है लेकिन नहीं हुआ, तो देयर इज़ लक फैक्टर, वो आप डिनाई नहीं कर सकते। और मेरी फैमिली को मुझसे ज़्यादा भरोसा था, मेरे कुछ दोस्तों को मुझसे ज़्यादा भरोसा था। जब मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहा था तब भी अगर सेल्फ डाउट आता तो दोस्तों का यही कहना था कि एक बार प्रीलिम्स हो जाए, यू विल बी इन द लिस्ट।
तो वो एक फैक्टर है। तो फैमिली का रिएक्शन ऑफ कोर्स वो खुश तो थे, बट उन्हें ये डाउट नहीं था कि नहीं होगा, उनका तो था कि होगा ही होगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि अरे हमें तो पता ही था, पास तो करोगे ही। उनको बहुत भरोसा था, मुझसे ज़्यादा उन्हीं को। आसिफ, आपको भी आप वो समझना बहुत ज़रूरी है, व्हेन यू फर्स्ट ब्रोक द न्यूज़ टू द फैमिली कि हो गया, वो कैसे आपने कहा, और उधर से जो आवाज़ आई फ़ोन पर, जाहिर है आपने कहा होगा। तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले मैंने भी मम्मी को ही कॉल किया था, और मम्मी जब बताएं कि हो गया है, तो वो सुन करके लगभग 3-4 मिनट वो कुछ बोल नहीं पाई, वो रो रही थी, बहुत इमोशनल हो गई थी। 3-4 मिनट? जी जी, वो काफ़ी देर तक, मुझे लगा कि फिर मैंने हेलो हेलो किया, भाई बगल में था, तो बोले कि मम्मी है ना, है कि नहीं लाइन पे, पता नहीं चल, क्योंकि कॉल पे था। बोले कि हाँ यही है, रो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है, पापा जॉब में थे, स्कूल में थे, तो फिर पापा को कॉन्फ्रेंस पे लिया, सारे सिस्टर को लिया, तो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे सूरज ने कहा ना कि ये आपकी सिर्फ जर्नी नहीं होती, और आपसे ज़्यादा भरोसा फैमिली वाले होते हैं। ये मम्मी को, मेरे पापा मतलब को, सपोर्ट सिस्टम की बात आप दोनों कह रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है पूरी लड़ाई में। हाँ? सपोर्ट सिस्टम फैमिली के टर्म्स में भी और आपके फ्रेंड सर्कल के टर्म्स में। अच्छा। जैसे मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्कल जो है वो हमेशा मुझे पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे थे। जैसे सूरज ने कहा कि इनके फ्रेंड्स कहते थे कि भाई तुम्हारा प्रीलिम्स एक बार बस होने दो, बाकी से स्टेज क्लियर हो जाएगा, तो तुम्हारा प्रिपरेशन वैसा नहीं है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी लोग देखते हैं आपको, तो जानते हैं कि आपको कितना मेहनत पर ऐसा भी तो दोहराता है ना, आप जिनको बता रहे हैं वो पास कर रहे हैं। डेफिनेटली आरसीए में तो काफ़ी होता है। अभी भी देखिए, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में 5-7 लोग हैं, तो हम, मेरा हो गया फॉर्चुनेटली, कुछ लोगों का अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है, तो ये सेम एग्जांपल उनके लिए भी सेट होता है। तो ये होता है, बट स्टिल क्योंकि हम लोग सब ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हैं, एक लक फैक्टर डेफिनेटली यहाँ पास रहता है कि आपका एग्जाम में कुछ क्लिक नहीं किया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ये लक फैक्टर को काउंट करूँगा। लेकिन एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट डेफिनेटली उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया है, वो एट पा रहे हैं हमसे, और कुछ लक फैक्टर उनका नहीं किया, हमारा कर गया, जिसकी वजह से आज लक भी एक फैक्टर है। और सूरज, ये एक तरह से जाने अनजाने लोग जब ये आपके मतलब समझ सकते हैं, अरे इनका हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जब मेरा 5 बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो चुका है। मेरे जो साथ वाले ग्रुप थे, कुछ IPS है, कुछ IRS है, कुछ DSP है, तो मैं ये देख पा रहा था कि मेरे ग्रुप का हो रहा है। तो मुझे ये श्योरिटी थी कि हाँ, मैं सही लाइन पे जा रहा हूँ, सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिनके साथ पढ़ रहा हूँ उनका सिलेक्शन हो। तो मैं प्रीलिम्स पर रुक रहा हूँ, वो बात अलग है, लेकिन एक बार अगर मैं उस ट्रैक पे मेंस राइटिंग कर रहा हूँ, उस ट्रैक पे अगर मेरा मेंस का प्रिपरेशन, तो जब मेंस लिखूँगा तो फिर चांस है कि इंटरव्यू कॉल आएगा और सिलेक्शन होगा। तो वो मुझे मोटिवेट कर रहा कि मेरे साथ वालों का हो गया, जिनके साथ मैं आंसर राइटिंग करता हूँ, तो मेरा भी हो सकता है। आप दोनों एक और अटेम्प्ट लेंगे? अभी तो वैसा सोचा नहीं, बट डेफिनेटली इतना मेहनत किया है। और जैसे आपने इंट्रोड्यूस कराया था कि इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS से जाना था, तो क्योंकि मेहनत है, प्रिपरेशन भी किया हुआ है, तो मैं सर्विस ज्वाइन करके मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट एक व्हाट वुड यू? मेरा पर्सनल ओपिनियन तो है कि देना चाहिए, बट एक बार फैमिली की भी ओपिनियन ली जाएगी, ये सक्सेस मेरा अकेले के नहीं। कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, हालांकि मेहनत कमता चला जाता होगा, क्यों? या जब तक नहीं होता है तब तक तो उतना करना ही पड़ता है? नहीं, एक पॉइंट के बाद थोड़ा, क्योंकि आपका सिलेबस कवर हो चुका है, आपके काफ़ी टॉपिक कवर हो चुके हैं, आपको आंसर राइटिंग का आर्ट आ गया है, आपकी स्पीड डेवलप हो गई है, आपने ऑप्शनल की लैंग्वेज डेवलप करी है, तो फिर आपको उन फ्रंट पे काम नहीं करना होता, बट हाँ ब्रश अप करते रहना होता है। वो रख के लोहे को गंज लग जाए, वो नहीं हो सकता। और आखिरी सवाल, बहुत लोग इंटरव्यू से लौट जाते हैं, इंटरव्यू ऐसा कौन सा ट्रिक है? आपने क्लियर किया, एक बार प्रीलिम्स हुए तो इंटरव्यू तो पार कर गए, तो एक ही बार में इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू मुझे लगता है सबसे डाइसी है पूरे प्रोसेस पे, क्योंकि कौन सा बोर्ड मिल रहा है, कौन से बोर्ड के सवाल आपको आ रहे हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू था, तो मेरे इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डैफ से ही थे, तो क्योंकि डैफ से थे, मैं डैफ प्रिपेयर था, तो मैं आंसर कर पाया। बट हो सकता है कि किसी को रैंडम सवाल पूछे जाए या फिर करंट अफेयर से ज़्यादा पूछे जाए, उसने प्रिपेयर नहीं किया। मैंने महाराष्ट्र का प्रिपेयर किया था कि, लेकिन फिर मैंने कुछ महाराष्ट्र के कैंडिडेट का जब ट्रांसक्रिप्ट देखा, तो मैंने देखा कि कुछ सवाल महाराष्ट्र आपका शहर आपने कौन सा? नागपुर। तो मैंने कुछ सवाल ऐसे महाराष्ट्र कैंडिडेट को देखे जो मुझे भी नहीं पता था, तो फिर मैं उस जगह पे सोच रहा था कि यही सवाल अगर मुझे पूछा जाता तो मैं नहीं बता पाता। और 1-2 सवाल मेरे इंटरव्यू में भी वो थे जहाँ पे मुझे कुछ पूछा गया, मैं ऑनेस्टली ये बोलूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। आपको भी लगता है इंटरव्यू में थोड़ा लक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है? डेफिनेटली आपका कौन सा बोर्ड मिल रहा है, आपका क्वेश्चंस किस लाइंस पे जा रहा है, क्योंकि चेन ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में। तो अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और कुछ गलत आंसर देते जा रहे हो, तो वो डेफिनेटली गलत डायरेक्शन में उसी में बढ़ते चले जाएंगे, है ना? क्योंकि वो कन्वर्सेशन होता है, आप एक डायरेक्शन में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया तो उसी डायरेक्शन में जाने स्टार्ट हो जाता है। तो
डेफिनेटली ये लकी है, क्योंकि इंटरव्यू आप भी ब्रेक कर सकते हो, सामने वाले भी ब्रेक कर सकते हैं, या कोई कुछ भी रैंडम क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत बड़ा फैक्टर तो रहता है। और प्रेरणा तो घर चली गई है, आपका क्या कार्यक्रम है इसके बाद? मैं भी घर जाऊँगा, कल परसों टिकट करा के मुझे घर जाऊँगा। आपका? आज है कल। आप भी नागपुर निकल गए हैं। आपका शहर कौन है? जमशेदपुर झारखंड। जमशेदपुर। वाह, झारखंड के बहुत से बच्चे, ये स्टूडेंट्स, और ये अपने आप में आप ये देखिए कि एक तरह से इंस्पिरेशन इस सोसाइटी में, क्योंकि इस एग्जामिनेशन को जैसा कि हम लोगों ने महसूस किया, कोई एक स्टूडेंट नहीं देता है, इट्स अबाउट द फैमिली, इट्स अबाउट द फ्रेंड सर्कल, वो सब देते हैं। और अगर सक्सेस आती है तो वो समाज के लिए आता है, वो कुटुंब के लिए आता है। और ऐसे में जाहिर है कि इन खिले हुए चेहरों को देख कर के आज बहुत अच्छा इनको भी महसूस हो रहा है और हमें भी महसूस हो रहा है। इनकी बातें हम उम्मीद करते हैं उनके काम आएंगी जो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और इसी के साथ आप भी इस तरफ आ जाइए। मैं चाहता हूं कि आखिर में जब हम ख़त्म करें तो आपके साथ ख़त्म करें। और ये प्रेरणा चली गई, इन तीनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा करें, और अगर आपके आने वाले दिनों में अटेम्प्ट है तो उसके लिए भी हमारी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रफीक के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।